Hello learners, I welcome you all to my YouTube channel EduTech IAS. Today we are going to discuss the current affair of 7th of August. The video will be in two parts. This is part 1 and part 2 will be released soon. सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेंट टेबल देखते हैं. तो कंटेंट टेबल आज हम पढ़ेंगे लोया जिगरा के बारे में, द ग्रैंड असेंबली ऑफ अफगानिस्तान, द लैंडस्लाइड नियर एराविकुलम नेशनल पार्क, राइट टू फूड कैंपेन and food system vision 2050. This all we are going to look today. So let's start. Loya Jigra, the Grand Assembly. Recently, a 3-day Loya Jigra Grand Assembly has been called in Afghanistan to decide on freeing about 400 Taliban fighters convicted for serious crime including murder and abductions. तो अभी हुआ क्या है, अफगानिस्तान में 3-day लॉन्ग लोया जिगरा ग्रैंड असेंबली को कॉल किया गया प्रेसिडेंट द्वारा इस बात पे डिसीजन लेने के लिए 400 जो तालिबानी क्रिमिनल्स हैं जिनको अफगानिस्तान सरकार ने पकड़ के रखा है उनको रिलीज़ करने की बात, तो उस पर डिसीजन लेने के लिए ग्रैंड असेंबली को इनवाइट किया गया था. अब ये ग्रैंड असेंबली क्या है? लोया जिगरा इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ जिगरा और इट इज़ अ लीगल असेंबली because it is mentioned in the constitution of Afghanistan. It is a mass national gathering. There is mass national gathering that brings together representatives from various ethnic, religious and tribal communities. There are representatives from all the communities. According to Afghanistan constitution, Loya Zigra is considered the highest expression of Afghan people. It is not an official decision making body. Remember this, it is not any official decision making body, but and the decisions are also not legally binding, but it works like जैसे कि एक परंपरा हो, जैसे एक परंपरा वहाँ पे चलती है वो उसके बाद मान ली जाती है. लोया जिगरा में होता क्या है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो लोया जिगरा में ऐसे है मोर देन अबाउट 2000 पीपल, 2000 रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग रिलीजियस सेक्ट के, ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड वेरियस एथनिक कम्युनिटीज़, वहाँ के लोग आते हैं और 2 से 4 हज़ार इन्फ्लुएंशियल लोग वो मिल के कोई डिसीजन पे फैसला करते हैं जिसका बात मान लिया जाता है, काटा नहीं जाता. तो वहाँ पे लोया जिगरा का सिस्टम है अफ़गानिस्तान में, उसको बुलाया गया था. तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ये देखिए एक पिक्चर जिसमें दिख रहा है वो ग्रैंड असेंबली लोया जिगरा. सो दिस इज़ द पिक्चर. अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. इनिशियली प्रेसिडेंट अशरफ घनी तैयार नहीं थे तालिबानी प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के लिए. उन्होंने कहा कि ये सही नहीं लग रहा मुझे, तो मैं लोया जिगरा को इनवाइट करता हूँ, उनका जो भी डिसीजन होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा. और जब पहली बार अशरफ घनी ने मना किया था तो ये भी खतरा था कि कहीं जो इंट्रा अफगान टॉक्स होने वाले हैं अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में दोहा में 10 अगस्त को, वो डिरेल ना हो जाए अगर अफगानिस्तान रिफ्यूज़ कर देता है तालिबानी प्रिजनर्स को रिलीज़ करने से. तो द रेजोल्यूशन रिकमेंडिंग द रिलीज ऑफ तालिबान प्रिजनर वाज पास्ड एट द एंड ऑफ 3-day लॉन्ग लोया जिगरा. फाइनली वो रेजोल्यूशन पास हो गया इन ऑर्डर टू रिमूव द हर्डल्स टू स्टार्ट ऑफ पीस टॉक्स. हाँ, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जैसा कि मैंने कहा 10 अगस्त को पीस टॉक्स होने वाले थे, तो उनको स्टार्ट करने के लिए और जो भी ब्लड शेड है उसको कम से कम रखने के लिए और पब्लिक गुड के लिए ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था. लोया जिगरा ने अप्रूव कर दिया द रिलीज़ ऑफ 400 प्रिजनर एज डिमांडेड बाय द तालिबान. तो ये एक डील का पार्ट था, जो यूएस तालिबान डील फरवरी के मंथ में हुई थी, उसका पार्ट था प्रिजनर एक्सचेंज. सो प्रिजनर एक्सचेंज, अब 400 तालिबानी प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाएगा और उन पे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उन पे हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं, एब्डक्शंस एंड किलिंग एंड ऑल. इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया हैज़ अ मेजर स्टेक इन अफगानिस्तान. एक अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बनाने में इंडिया का स्टेक है. जरांज देलाराम हाईवे, जो कि जरांज से लेकर देलाराम तक कनेक्ट करेगा, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स. अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडली डैम भी बन रहा है, सलमा डैम, एंड मोस्ट important one is the port, that is चाबहार पोर्ट.
चाबहार पोर्ट जिसे इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया नहीं चाहेगा कि ये पोर्ट उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि तालिबान अगर वहाँ पे आती है तो तालिबान इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा ये बात। और अफ़गानिस्तान इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए वो एक गेटवे है। पाकिस्तान ने हमें ब्लॉक कर रखा है, तो सेंट्रल एशिया जाने के लिए जो रूट है वो अफ़गान से होकर के गुजरता है अभी फ़िलहाल। सो इसलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। ये देखिए मैप में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा चाबहार पोर्ट, और फिर चाबहार पोर्ट ये है, उसके बाद जरांज दिलाराम हाईवे यहाँ कनेक्ट होगा। लैंडस्लाइड नियर इराविकुलम नेशनल पार्क। नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पे हाल ही में नया माकड़ टी स्टेट टी गार्डन, नया माकड़ टी स्टेट जो कि पेटीमुडी लोकेटेड अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम मुनार से 30 किलोमीटर दूर पे है, वहाँ पे लैंडस्लाइड आया और इस लैंडस्लाइड के कारण काफ़ी डिवास्टेशन भी हुआ। वहाँ पे कई लोग मारे गए, कईयों के घर, कैटल सारे कुछ चले गए। तो ये दिस इज़ नियर टू एराविकुलम नेशनल पार्क। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एराविकुलम नेशनल पार्क क्योंकि न्यूज़ में आ गया तो इसकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। नया माकड़ स्टेट जहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ है, उसको एक्सेस करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता नेशनल पार्क से होकर गुजरता है, जो कि फ़िलहाल नेशनल पार्क बंद था कोविड-19 के कारण, तो वो रास्ता बंद है। और जो दूसरा रास्ता था, जो ब्रिज था, पेरियावराई ब्रिज, वो फ्लड के कारण वहाँ पे टूट चुका है वो। तो उस एरिया पे पहुँचना अभी फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन है सभी के लिए, हालांकि वहाँ मदद पहुँचाई जा रही है। द एराविकुलम नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग हैबिटेट ऑफ नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज, अ माउंटेनियस गोट, एक तरह का माउंटेनियस गोट है नीलगिरी तहर, और उनके लास्ट सर्वाइविंग हैबिटेट जो है इस पार्क में है। तो ये पार्क इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इराविकुलम नेशनल पार्क विच इज़ इन केरला, you need to know the location, Kerala. It is located in the high ranges of the southern western Ghats in the Devikulam taluk of Idukki district, Kerala. Which district? Idukki district. It was जब शुरुआती दिनों में ये नेशनल पार्क नहीं था, इट वाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एराविकुलम राजामाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी until 1975, and in 1978 it got the status of national park. तो नेशनल पार्क का स्टेटस इसे 1978 में मिला। उससे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, जो 1975 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। इट इज़ रीजनली इम्पॉर्टेंट, और भी इसके इम्पोर्टेंस है इस एरिया के, क्योंकि ये कैचमेंट एरिया है फॉर बोथ ईस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर पंबर एंड वेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर पेरियार। तो ये इम्पॉर्टेंट कैचमेंट एरिया भी है। Next we'll see, this is the picture of Nilgiri Tahar mountainous goat. It is endangered species in IUCN list, and this is one of the picture of the flower which blossoms every 12 years. It is found in that park, national park. This is the picture of the national park. राइट टू फूड की बात करते हैं। रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या, राइट टू फूड कैंपेन, इन्होंने मेमोरेंडम दिया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू रिज्यूम प्रोविजन ऑफ हॉट कुक्ड मील एंड इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज। क्योंकि कोविड-19 के कारण ये सर्विसेज इंटरप्ट हो गई थी, हॉट कुक्ड मील की सर्विसेज एंड अदर आंगनवाड़ी सर्विसेज इंटरप्ट हो गई थी, तो इसे दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए एक मेमोरेंडम दिया गया है राइट टू फूड कैंपेन द्वारा। और भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो भी हम देखते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट रिज्यूम प्रोविजन ऑफ हॉट कुक मील्स, इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज सच एज ग्रोथ मॉनिटरिंग, कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूटली मालनराइज्ड चिल्ड्रन। ये सारे आंगनवाड़ी काम करते हैं, ग्रोथ मॉनिटर करने का काम उनका है, और ये भी ध्यान देना कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन तो नहीं फैल रहा, ये सारा काम ईदर विद इन द डे केयर सेंटर और एट द हाउस ऑफ द बेनिफिशियरीज।
It also sought a revision of the food package offered to children through आंगनवाड़ीज। जो फूड पैकेज अभी आंगनवाड़ी के द्वारा बच्चों को दिया जाता है उसे रिवाइज करने की बात की गई है, उसमें कुछ एडिशंस करने की बात की गई है। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ कुक्ड फूड, ड्राई रेशंस भी रहेंगे इंक्लूडिंग सीरियल्स भी उसमें होने चाहिए, पल्सेस होने चाहिए, एग्स होने चाहिए, ये सारा ड्राई रेशन उसमें ऐड करने के बाद ये राइट टू फूड कैंपेन कह रहा है। और ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि पेंडेमिक के दौरान ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें न्यूट्रिशन की कोई कमी ना हो। दे आर वल्नरेबल चिल्ड्रन फ्रॉम राइजिंग लेवल ऑफ हंगर। अब ये राइट टू फूड कैंपेन क्या है? व्हाट इज राइट टू फूड कैंपेन? The right to food campaign in India compromises an informal network. It is an informal network of organizations. It consists organization also and individual, दोनों ही हैं, which emphasize freedom from both, भूख से भी छुटकारा और अंडर न्यूट्रिशन से भी छुटकारा पाने के लिए ये एम्फसाइज करता है। अब इसे ऐसा क्यों करना पड़ा इसके बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ। लॉकडाउन में क्या हुआ, जब से लॉकडाउन लगा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS जो आंगनवाड़ी इम्प्लीमेंट कर रही थी, जिसके तहत हॉट मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री कुक्ड हॉट मील्स, वो डिसकंटिन्यू हो गया था यहाँ पे, जिसके कारण से बहुत दिक्कत फेस करना पड़ रहा था। इट हैज़ इम्पैक्टेड नियरली, अब ये आप अंदाज़ा लगाइए नंबर से, इट हैज़ इम्पैक्टेड नियरली अबाउट 14 लाख आंगनवाड़ीज एंड ओवर 8 करोड़ बेनिफिशरीज। 8 करोड़ बेनिफिशरीज हैं और इसके डिस्टरप्ट होने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये बेनिफिशरीज आर चिल्ड्रेन अंडर द 6 ईयर एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। हाल ही में पोषण कोविड मॉनिटरिंग रिपोर्ट फॉर इंडिया कंपाइल की गई जून 2020 के लिए। और ये कंपाइल कौन करता है, ये एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक, ये तीनों मिल के इसे कंपाइल करते हैं, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। और इसमें रिजल्ट ये आ रहा है 10 आउट ऑफ 14 मोस्ट पॉपुलस स्टेट को देखा गया इंडिया में, इट डज नॉट कंडक्ट कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूटली मालनराइज्ड चिल्ड्रन। जो भी एक्यूटली मालनराइज्ड चिल्ड्रंस हैं उनका कम्युनिटी मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। और 8 ऐसे स्टेट हैं वेयर अनेबल टू मेजर ग्रोथ पैरामीटर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर। वो तो मेज़र भी नहीं कर पा रहे कि उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, ग्रोथ कैसे होगा, माल न्यूट्रिशन है या नहीं है। तो हालत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब नज़र आ रही है। अच्छा, राइट टू फूड, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी राइट टू फूड ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया हमें, या ऐसा कोई राइट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया। वाइल नो एक्सप्लिसिट राइट टू फूड कुड बी मेड आउट, देयर वाज एन increased mention of food as being among a cluster of basic rights integral to human dignity। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंसिडर किया that right to food is recognized as a part of right to life and personal liberty। right to life and personal liberty आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है, भले ही ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है फिर भी आता है। तो इसके लिए लॉज भी हैं इंडिया में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी in Article 39A requires state to direct its policy towards securing all its citizens have the right to an adequate means of livelihood। एक adequate means of livelihood provide करना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 39A आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो इसके लिए स्टेट्स प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे कंट्री में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA है 2013 में जो आया था, बट ये यूनिवर्सल नहीं है। इट गिव्स राइट टू फूड बट सभी को नहीं है, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन दिस एक्ट विच नीड टू बी एड्रेस्ड। हाँ, साथ ही मैंने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हमारा जो है गोल नंबर 2, ज़ीरो हंगर अचीव करना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर न्यूज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि हमारा सस्टेनेबल गोल 2 जो है वो ज़ीरो हंगर अचीव करने के लिए कहता है, और उसके लिए हमें बहुत अभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फूड सिस्टम विजन 2050। अब ये फूड सिस्टम विजन 2050 क्या है?
रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों है? द रॉकफेलर फाउंडेशन हैज़ सेलेक्टेड नांदी फाउंडेशन as one of the top 10 visionaries in the world for food system vision 2050 प्राइज। अब ये वर्ल्ड फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज ये क्या है? सबसे पहले जानते हैं, नांदी फाउंडेशन हैदराबाद बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको प्राइज दिया गया था इसके अराकोनॉमिक्स मॉडल के कारण। अराकोनॉमिक्स मॉडल भी हम देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले जानते हैं इस प्राइज़ के बारे में। तो अबाउट द प्राइज, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द यूएस बेस्ड Rockefeller Foundation in partnership with two other organizations that are Second Muse and OpenIDEA। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि ये जो फाउंडेशन है ये यूएस बेस्ड है और ये प्राइस कौन सी देती है ये याद आपको रखना है। ये क्या करता है? इट इज़ एन इन्विटेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ एन ओपन इन्विटेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो डेवलप करेगी अ विजन फॉर रीजनरेटिव, दोबारा से रीजनरेटिव एंड नरिशिंग फूड सिस्टम। एक ऐसा फूड सिस्टम जो रीजनरेटिव हो, अपने आप को लैंड रीजनरेट कर ले और नरिशिंग फूड सिस्टम अचीव करने का विजन एज दे एस्पायर टू क्रिएट बाय द ईयर 2050। तो ये ओपन इन्विटेशन था सबको और $2 मिलियन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू टॉप विजनरीज। इतना गिफ्ट मिलता है इसमें। who will be eligible to receive a प्राइस मिलेगा $2 लाख each organization or each individual or whatever it is। अब बात करते हैं अराकोनॉमिक्स, जस्ट अ मिनट। अब बात करते हैं अराकोनॉमिक्स। द ऑर्गेनाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ अराकोनॉमिक्स मॉडल इन द रीजन अराकू, दैट आंध्र प्रदेश। सबसे पहले ये अराकोनॉमिक्स मॉडल अराकू रीजन में आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया था। वहाँ पे ये सक्सेसफुल हुआ तो फिर इसको आगे महाराष्ट्र, वर्धा के लिए और न्यू दिल्ली के लिए भी बढ़ाया गया। और ये जो फ्रेमवर्क फॉलो करता है वो फ्रेमवर्क क्या किस चीज़ पे ध्यान देते हैं? फूड विजन 2050 ये एग्रीकल्चर पे ध्यान देती हैं, साथ में बायोलॉजी, कंपोस्ट, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखती है, एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिलीज, ग्लोबल मार्केट एंड हेड स्टैंड। तो ABCDFGH ये सारे फ्रेमवर्क है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा विजन 2050 इन्होंने बनाया है। और इनका मेन की पॉइंट है, दिस इज़ एन इकोनॉमिक मॉडल, और इनका की पॉइंट में है अराकोनॉमिक मॉडल। आगे और देखते हैं। अराकोनॉमिक मॉडल इज़ अ न्यू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल दैट इंश्योर्स प्रॉफिट फॉर फार्मर्स। इट इंश्योर्स कि फार्मर्स का प्रॉफिट हो, क्योंकि हमें वैसे भी फार्मर्स की आय डबल करनी है 2022 तक। क्वालिटी फॉर कंज्यूमर थ्रू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है, जानना चाहिए आपको, न्यू टेक्नोलॉजी। दिस इकोनॉमिक मॉडल इज़ अ ट्रिब्यूट टू द ट्राइबल फार्मर्स ऑफ अराकू रीजन। It is a tribute to tribal farmers of Araku region for world-class coffee produce launched in Paris 2017 as well as high carbon landscape transformation। और जहाँ कहीं भी इस मॉडल को अराकू रीजन में इम्प्लीमेंट किया गया है वहाँ में लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। They did over 955 villages and they planted nearly 25 million trees इस मॉडल के अंतर्गत। इस मॉडल का की पॉइंट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, तो वो हम देखते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इज़ अ कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन अप्रोच टू फूड एंड फार्मिंग सिस्टम। ये फोकस किस चीज़ पे करता है और कैसे काम करता है? टॉप सॉइल रीजनरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉइल में न्यूट्रिशंस, अगर हम बार बार उस सॉइल पे कंटिन्यूसली कोई ना कोई फसल उगाते हैं तो वो न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश होने का टाइम नहीं मिलता है और ज़मीन ख़राब हो जाती है। तो सॉइल को रिप्लेनिश होने का टाइम चाहिए रहता है और ये उस चीज़ पे फोकस करता है कि टॉप सॉइल रीजनरेशन होता रहे, उसमें न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट रहे, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड अदर, और केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, इस पर भी फोकस करता है कि बायोडाइवर्सिटी को डैमेज ना करे। बायोडाइवर्सिटी एक वेब चेन बना हुआ है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है,
इम्प्रूविंग द वाटर साइकिल, इन्हेंसिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, सपोर्टिंग बायो सिक्वेस्ट्रेशन। ये बायो सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हमारे इन्वायरमेंट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस। तो अगर हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है या कार्बन एमिशन कम करना है, तो हमें कार्बन को स्टोर करना पड़ता है। और जब हम कार्बन को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टोर करते हैं तो उसको बायो सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में स्टोर, जितने ज़्यादा प्लांट्स रहेंगे वो उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेंगे और बदले में ऑक्सीजन तो हमको देते ही। तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी काफ़ी हद तक अच्छी बात है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इंक्रीजिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज एंड स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ एंड विटैलिटी ऑफ फार्म सॉइल। तो ये सारा कुछ काम होता है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और किसी भी तरह के डाउट या इम्प्रूवमेंट के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर का PDF फ्री में पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।